हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने वेव्स के कुछ वीडियोस देखे, वेव के इंट्रोडक्शन को देखा, इक्वेशंस किस तरीके से डेवलप होती हैं उसको देखा। मैंने उसका लाइव स्ट्रीमिंग आपको दिखाया था कि वेव किस तरीके से चलती है, किस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनती है। वो एक विजुअल ग्राफ था, एक आपका विजुअल पैटर्न था जिसको आपको दिखा कर ये कोशिश करी थी मैंने कि आप उसको महसूस कर सकें और आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बन सके। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि वेव किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है, किस तरीके से वो स्टैंडिंग वेव बनाती है। मेनली आज हम लोग फोकस करेंगे स्टैंडिंग वेव पर। स्टैंडिंग वेव आपको जो पढ़नी है वो दो तरीके की स्टैंडिंग वेव पढ़नी है, एक ट्रांसवर्स वेव की और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की, यानी कि एक गैस में और एक आपकी रोप में। तो उसके पहले आपको सबसे पहले स्टैंडिंग वेव समझ में आए इसके पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑन बाउंड्री जरूर समझ लेना चाहिए। यानी कोई एक पल्स अगर किसी बाउंड्री से जाके हिट करती है तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके किस शेप में आती है, या वो अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो क्या किस तरीके से चलती है, ये हमको देखना है। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में इसका बहुत अधिक डिटेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रांसवर्स वेव का पल्स रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, सॉफ्ट बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है। इस टर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे समझते हुए हम लोग इक्वेशन भी देखेंगे। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन किस तरीके से बनती है, किसको हम लोग स्टैंडिंग मानेंगे, किसको स्टैंडिंग नहीं मानेंगे, और क्या खास बातें स्टैंडिंग वेव में होती हैं। नोड किसको कहते हैं, एंटी नोड किसको कहते हैं, नोड एंटी नोड के बीच की डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, या किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कौन सी वेव स्टैंडिंग है कौन सी नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा उसमें आप यही चीज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखेंगे, यानी मेनली वो हम लोगों का फोकस रहेगा साउंड के बारे में। तो फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई पल्स ट्रैवल करते हुए जाके किसी रिजिड बाउंड्री से हिट करती है तो क्या होता है, और अगर वो सॉफ्ट बाउंड्री से हिट करती है तो क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये एक दीवार है और इस दीवार से ये पल्स आपने भेजी तो ये पल्स क्या करेगी, ये आगे चलते हुए जैसे जैसे आगे ट्रेवल होती जाएगी वैसे वैसे आगे के पार्टिकल को ऊपर की साइड करती जाएगी और पीछे के पार्टिकल को नीचे करती जाएगी। आपको पता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र किया है। तो फिर ये और आगे बढ़ेगी तो यहाँ सबके आगे के पार्टिकल को ऊपर की तरफ करती जाएगी, पीछे के पार्टिकल को डाउन करती चली जाएगी। और जैसे ही ये वॉल के पास पहुँचेगी, वॉल जो है हमारा एक रिजिड बाउंड्री है। रिजिड बाउंड्री का मतलब इसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉल के पास पहुँचेगी तो ये कोशिश ये करेगा कि जहाँ पे बांधा गया है उसको भी ऊपर उठा सके। क्यों? क्योंकि ये हर एक पार्टिकल को ऊपर उठाते हुए पीछे के पार्टिकल को डाउन करते हुए जा रही है। तो इस तरीके से जब ये आगे पहुँचेगी और एक समय पर ये आपके दीवार पे टकराने वाली होगी तो ये चाहेगी कि मैं दीवार को पार्टिकल समझ के ऊपर उठाऊं, लेकिन दीवार हैवी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो दीवार को तो उठा नहीं पाएगी बल्कि खुद नीचे दब जाएगी। ठीक उसी तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप अगर किसी दीवार को या किसी बहुत हैवी चीज़ को धक्का देना चाहें तो वो तो आगे नहीं खिसकेगी लेकिन आप पीछे ज़रूर खिसक जाएंगे। तो इस टर्म में क्या होता है कि ये दीवार को तो ऊपर नहीं कर पाती है, लेकिन इसके कारण जो रिएक्शन होता है उसके कारण ये वापस आती है। तो 180 के फेस को लेते हुए आती है। यानी कहने का मतलब आपके पास जो क्रिस्ट आपने भेजा था वो ट्रफ के रूप में वापस आता है।
ये आपको ध्यान रखना है, या फिर दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 180 का फेस चेंज हो जाता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी कोई पल्स किसी रिजिड बाउंड्री से हिट करेगी तो 180 का फेस डिफरेंस उसमें आएगा। इसी तरीके से हम लोग सॉफ्ट बाउंड्री को देख सकते हैं। सॉफ्ट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट बाउंड्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सॉफ्ट बाउंड्री है और एक आपने पल्स यहां पर भेजा है और यहां पर एक रिंग बना दी गई है। आप एक रिंग बनाई है और रिंग जो है एक प्रकार से ऊपर नीचे फ्रीली जा सकती है। तो अब क्या होगा, जब ये पल्स आगे बढ़ेगी तो बढ़ते हुए आपको पता है कि आगे के पार्टिकल को ये ऊपर उठाते हुए जाएगी, पीछे के पार्टिकल को ये नीचे दबाते हुए जाएगी। फिर जब एक समय पर ऐसा होगा कि ये दीवार से टकराने वाली होगी तो क्या होगा, ये जो रिंग है रिंग को ऊपर उठा लेना चाहेगी और रिंग को तो ऊपर उठा ही सकती है, रिंग को ऊपर उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब रिंग को ऊपर उठाएगी तो होगा क्या, यहां से आपकी पूरी रिंग जो है, यानी अगर इसका एम्पलीट्यूड ए था, ये ध्यान रखना है आपको, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए था तो यहां पर आपका जो रिंग है ये 2a ऊपर की साइड उठता है। और चूंकि आपको पता है यहां पर रिजिडिटी कम है, ओपन बाउंड्री है, तो इसलिए ये पल्स जो आपने भेजा था क्रिस्ट के फॉर्म में, ये वापस फिर क्रिस्ट के फॉर्म में ही लौट के चला आता है। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी जब भी कोई पल्स किसी रिजिड बाउंड्री से हिट करके वापस आएगा तो 180 का फेस चेंज होगा। यानी आप लिख सकते हैं यहां पर 180 फेस चेंज, 180 फेस चेंज, और यहां पे आप लिख सकते हैं नो फेस चेंज। यानी ये दो चीजें आप समझ गए कि जब कोई वेव जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वो किस फॉर्म में वापस लौटती है। अब हमको ये देखना है कि इसी तरीके से अगर कोई वेव जाके लौट के आती है और सुपरइम्पोज करती है अपने से ही या फिर किसी दूसरी वेव से जो दूसरी डायरेक्शन में आ रही हो, तो किस तरीके से सुपर इम्पोजिशन के बाद या सुपर इम्पोजिशन के बाद आपका स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती है। आगे देखें। अब इसमें ध्यान दें, सपोज करिए कि हमारे पास एक वेव ये वेव आगे की तरफ जा रही है और किसी रिजिड बाउंड्री से हिट कर रही है। तो इस वेव के पॉसिबल इक्वेशंस क्या हो सकते हैं? अगर मैं इसको एक बार आपको दोबारा बताऊं, हमारे पास एक वेव इस तरीके से आ रही है और ये राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो राइट डायरेक्शन में जाते हुए इसकी पॉसिबल इक्वेशंस क्या हो सकती हैं? राइट डायरेक्शन में जाते हुए इसकी पॉसिबल इक्वेशन हो सकती हैं y इज इक्वल टू ए मीन्स यहाँ पे एम्पलीट्यूड है a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और ये वेव जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही होगी। इसकी पॉसिबल इक्वेशन और क्या हो सकती है? y इज इक्वल टू a कॉस kx माइनस ओमेगा टी, ये भी इसकी पॉसिबल इक्वेशन हो सकती है। और y इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और यही प्लस माइनस a कॉस kx माइनस ओमेगा टी। यानी आप किसी भी वेव को जो राइट डायरेक्शन में जा रही है उसको अलग अलग पॉसिबल इक्वेशन से आप दिखा सकते हैं। कोई पॉसिबल इक्वेशन यानी साइन का ग्राफ में भी वो हो सकती है, कोसाइन के ग्राफ में भी हो सकती है। हाँ, अगर दो
रिजिड बाउंड्री के बीच में या दो नॉटेड के बीच में अगर बनी होगी तब वो साइन के ग्राफ से चलेगी, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। लेकिन कोई भी वेव जो राइट डायरेक्शन में जा रही होगी उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? मैंने आपको बताया था कि वो साइनोसोडियल है, और दूसरी बात उसके अंदर kx माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, ये सबके अंदर है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो सबका स्पीड जो है वो राइट डायरेक्शन में मिलेगा आपको। दूसरी एक वेव ऐसी भी हो सकती है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में आए और ये लेफ्ट डायरेक्शन में आए। तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आएगी तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? इसकी इक्वेशन हो सकती है जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन साइनोसोडियल होगी, एम्पलीट्यूड ए से डिफाइन किया गया है। साइनोसोडियल का मतलब आप जानते हैं, या तो साइन का फंक्शन होना चाहिए या कोसाइन का फंक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब राइट डायरेक्शन में एक वेव जा रही है, एक वेव लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। अब ये कहाँ से डेवलप हुई है इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहीं से भी आ सकती हैं। ये वेव रिफ्लेक्ट होके भी इस फॉर्म में आ सकती है, या फिर ये इंडिविजुअली भी कहीं से आ सकती है। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली वेव रिफ्लेक्ट होकर नीचे वाली वेव बन जाए, बन सकती है, बन नहीं भी सकती। तो इसका मतलब अगर ये सारे के सारे इक्वेशंस आपस में ओवरलैप करें या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करें तो नेट आप इक्वेशन लगाएंगे, नेट इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू, ये सपोज करिए ये y1 के फॉर्म में लिख रहे हैं आप, ये y2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, y1 प्लस y2। अब जब इन सारी इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, जब सब इक्वेशंस आपकी ऐड होगी तो आप देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एंड साइन कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपने हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा। तो इन सबको ऐड करने पे क्या होगा, आपको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू, उसमें एक चीज आपकी होगी प्लस हो या माइनस हो, एक टर्म होगी आपकी एम्पलीट्यूड टर्म, एक टर्म होगी आपकी वाइब्रेशनल टर्म। अब ये हो सकती है आपकी a cos के x, और ये हो सकती है cos ओमेगा टी। ये हो सकती है आपकी प्लस माइनस a cos के एक्स, और यहां हो सकती है आपको साइन ओमेगा टी। यहां हो सकती है आपकी a साइन के एक्स, और यहां हो सकती है साइन ओमेगा टी। यहां हो सकती है आपकी प्लस माइनस a साइन के एक्स एंड कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से आप एटसेट्रा भी लिख सकते हैं। यानी कि एक तो आपकी साइनोसोडियल टर्म होगी के एक्स के टर्म में, और एक साइनोसोडियल का मतलब मैं फिर बता दूं, साइनोसोडियल का मतलब साइन की टर्म या कोसाइन की टर्म। तो यहां पे ये टर्म भी साइन या कोसाइन की हो सकती है, ये टर्म भी साइन या कोसाइन की हो सकती है। तो इस प्रकार की आप देखेंगे कि एक जगह पे आप साइन रख सकते हैं या कोसाइन रख सकते हैं। यानी यहां पे साइन होगा, ये साइन 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 कॉस 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 साइन साइन कॉस और साइन कॉस कॉस, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म बन जाएंगे, और ये सारे के सारे फॉर्म जो हैं वो स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अभी एक प्रूफ करके आपको बताऊंगा, फिर आपको उसको ध्यान रख लेना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग वेव। जैसे सपोज करिए, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक वेव राइट डायरेक्शन में जाएगी, एक वेव लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वेव आई कहाँ से है उससे आपको मतलब नहीं है। हाँ, एक तरीका ये है कि वेव जा रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तब सुपरिम्पोज कर रही है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट होके ही बन के आए। देखें किस तरीके से, जैसे मैं उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे आपके पास एक रिजिड बाउंड्री है, और यहाँ पे भी एक रिजिड बाउंड्री है,
यहां से आपने एक वेव ट्रेवल करवाई, ये यहां से वो रिफ्लेक्ट हुई, ये आगे की डायरेक्शन में जा रही थी, यहां वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके आपको पता है फेस चेंज करेगी। अब फेस चेंज करके कैसे बन के आएगी, अब फेस चेंज करके ये आएगी ये फेस चेंज करके ये इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करेंगे। अब एक इक्वेशन जो आगे की साइड मूव कर रही थी उसको आप मान सकते हैं कि जिसमें से एक वेव जो राइट डायरेक्शन में आपने लिया था उसको ले सकते हैं आप y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी वेव जो रिफ्लेक्ट होके आई है उसको आप ले सकते हैं y2 इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। kx प्लस ओमेगा टी भी ले सकते हैं, माइनस a साइन kx प्लस ओमेगा टी भी ले सकते हैं, बशर्ते केवल फर्क इतना ही है कि ये जो है राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जानी चाहिए, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम होने चाहिए। अब अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ध्यान रखिए ये साइन में भी हो सकती थी, कोसाइन में भी हो सकती थी, ये भी साइन में हो सकती थी, कोसाइन में भी हो सकती थी। फिलहाल आपने साइन में ही लिया है उसको। अगर आप यही बाउंड्री यहां से कंसीडर करते तो 90 डिग्री के फेस के कारण साइन कोसाइन हो गया होता। फिलहाल आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होने का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है कि दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट आपस में जुड़ेंगे। आपने किया a, अब आपके पास आ गया साइन kx माइनस ओमेगा टी अब प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। अब इसको आप आगे कर सकते हैं, a साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d, यानी kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी बाई 2 इंटू कॉस kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी बाई 2, यानी कुल मिलाकर आपकी जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 2a साइन kx एंड कॉस ओमेगा टी। आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई है, इसमें क्या है। मैंने आपको बताया था जो ट्रैवलिंग वेव है उसमें ax प्लस bt टाइप का अंदर उसके फंक्शन होता है, इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक टर्म साइनोसोडियल में kx में रहेगी और एक ओमेगा टी में रहेगी और दोनों प्रोडक्ट में रहेगी, प्लस ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं 2a साइन kx, पहले क्या था, जो ट्रैवलिंग वेव थी उसमें हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, मतलब हर एक पार्टिकल SHM करते हुए A तक जाता था वापस आता था, फिर A तक जाता था फिर वापस आता था। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो एम्पलीट्यूड पोर्शन है उसमें x आ गया, एम्पलीट्यूड पोर्शन जो है उसमें क्या आ गया, x आ गया। यहां पोर्शन देख सकते हैं, ये आपका ये एम्पलीट्यूड पोर्शन है। एम्पलीट्यूड फंक्शन, इसका मतलब अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहा, अब वो x पे डिपेंड कर गया, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दूरी पे एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ के एम्पलीट्यूड कम होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ के एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे। और ये पोर्शन आपका है जो वाइब्रेशन के लिए बता रहा है, या वाइब्रेशन का टर्म है जो केवल बता रहा है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो SHM कर रहा है ओमेगा फ्रिक्वेंसी से। तो स्टैंडिंग वेव में ध्यान यही रखना है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो x का फंक्शन हो जाता है। और ये इक्वेशन और भी कुछ हो सकती थी, बशर्ते आपने जो दो इक्वेशंस लिया है उनको
अगर अलग कुछ और लिया होता, लेकिन स्टैंडिंग वेव को पहचानने का तरीका केवल यही है कि एक टर्म उसमें चाहे साइन या कोसाइन kx में होनी चाहिए, एक टर्म उसमें साइन या कोसाइन ओमेगा टी की होनी चाहिए। अब इसको अगर मैं अलग से बनाऊं, सुपरपोजिशन करते हुए इसको मैं अलग से बनाऊं, तो मैं क्या देखूंगा? अब मेरी इक्वेशन को ध्यान रखिए, 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन आपकी आ गई y इज इक्वल टू 2a साइन kx एंड कॉस ओमेगा टी। ये एम्पलीट्यूड है और ये साइन का फंक्शन है। इसका मतलब दोनों रिजिड बाउंड्री जो थी आपकी, ये रिजिड बाउंड्री थी, उसमें साइन एम्पलीट्यूड जो है वो साइन का फंक्शन रहेगा, एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो साइन का फंक्शन रहेगा। साइन का फंक्शन कहने का मतलब हो गया कि अब ये वाला पार्टिकल जो होगा वो केवल इतने से वाइब्रेट करेगा। यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल इसी पे बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल केवल यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस आ जाएगा, यानी SHM तो करेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। ये जो बीच का जो पॉइंट है ये यहाँ तक जाएगा, यानी 2a तक जाएगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड 2a तक होगा और ये 2a से वापस आएगा, और यहाँ वाला पॉइंट 2a से कम पे वो जाएगा, वापस आएगा, और यहाँ वाला पॉइंट तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं, वो रुका हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो इस तरीके से रहेगी कि हर एक पार्टिकल, ध्यान रखिए एम्पलीट्यूड क्या था कि पार्टिकल एक्सट्रीम कितना जा रहा है और वापस कितने से आ रहा है, कितना गया और कितना बैक साइड गया। यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस जाके वापस आ रहे हैं, यानी उनका एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है। अब यहाँ वाले पार्टिकल को देखिए, दूसरे कलर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये वाला पार्टिकल देखिए, जिस समय यहाँ के पार्टिकल ऊपर साइड थे, यहाँ का पार्टिकल उस समय नीचे साइड था, लेकिन ये यहाँ से वापस जाता ऊपर तक, ये यहाँ से ऊपर वापस जाता और फिर वापस आता, बैक एंड फोर्थ करता, ये यहाँ से जाता वापस आता फिर, और फिर ये यहाँ तक जाता और फिर वापस आता, और ये जो है आपका, और ये वाले पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड 0 है या बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड नहीं है उनके पास, या मिनिमम एम्पलीट्यूड है, उसको हम लोग कहते हैं नोड। और जो पॉइंट सबसे एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, यानी 2a तक चले जा रहे हैं और वापस उससे आ रहे हैं, यानी ये पॉइंट 2a तक गया और 2a तक वापस आया, 2a से वापस आया, ये पॉइंट जो होता है वो एंटी नोड होता है। तो ये नोड हो गया। मैं नोड को ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ब्लू डॉट से दिखा रहा हूँ। ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड, और ये एंटी नोड है। एंटी नोड को ब्लैक से दिखा सकते हैं अगर ज़्यादा कंट्रास्ट चाहिए तो। ये एंटी नोड है, ये आपका एंटी नोड है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एंटी नोड जो है वहाँ के पार्टिकल 2a तक ऊपर गए, 2a से वापस आए हैं, यानी उनका एम्पलीट्यूड जो है वो 2a है। नोड है, उनका एम्पलीट्यूड 0 है। बाकी इसके बीच में जितने पार्टिकल हैं उनके एम्पलीट्यूड 0 और 2a के बीच बीच में लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको एक ध्यान और देनी होगी कि जब इधर के रस्सी के पार्टिकल ऊपर साइड में हैं और इसके बाद वो नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं सारे के सारे, तो इधर वाले पार्टिकल नीचे के साइड हैं और ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इनके बीच में 180 का फेज डिफरेंस है। यानी एक बार रस्सी का एक हिस्सा इधर, दूसरा हिस्सा रस्सी का जो है वो इस साइड से इधर रहेगा,
फिर ये फ्लैट होके ऐसे होगा और ये फ्लैट होके ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलेगा। अब अगर मैं इक्वेशन से देखूं, अब ये ओमेगा टी को भी देख लूं, ओमेगा टी बता रहा है कि ये तो आपने एम्पलीट्यूड की बात कर ली, लेकिन वो पार्टिकल कितने से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे तो वो पार्टिकल कुछ नहीं कर रहा है, ओमेगा से वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से। यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है। इसमें आपको पता भी है कि फॉर नोड हम लोग देखें, फॉर नोड एम्पलीट्यूड पोर्शन इज 0, यानी 2a साइन के एक्स मस्ट भी इक्वल टू 0, क्योंकि नोड पर नो डिस्प्लेसमेंट यानी 0 एम्पलीट्यूड है उसका, यानी 2a साइन के एक्स जो आपका एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है वो 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 हो गया तो आपको पता है कि साइन के एक्स जो है उसको 0 होना पड़ेगा, और साइन के एक्स के 0 होते ही के एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू पाई, क्योंकि आपको पता है कि साइन कब 0 होता है, 0 पे 0 होता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, हर पाई पे साइन 0 होता है। तो और k की जगह आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n इंटू पाई, यहाँ पाई से पाई काट दीजिए तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा बाई 2, यानी n बराबर 0 रखेंगे तो 0 रखने के बाद आपको बताएगा कि नहीं x बराबर 0 पर नोड बन रहा है। नेक्स्ट जब n बराबर 1 रखेंगे तो बोलेगा लैम्डा बाई 2 दूरी पर फिर नोड बन रहा है, ये फिर नोड बन रहा है, फिर 2 लैम्डा बाई 2 पे यानी लैम्डा दूरी पे फिर नोड बन रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि नोड टू नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी लैम्डा बाई 2 है। और अगर नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी देखी जाए, नोड टू एंटी नोड देखा जाए, क्योंकि दो नोड के बीच में एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो है आपकी लैम्डा बाई 4, ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये मैंने आपको एक स्टैंडिंग वेव बताया जिसमें मैंने क्या माना था कि जाने वाली वेव यानी राइट डायरेक्शन वाली वेव साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जाती है, और वापस आने वाली वेव साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन आप इसको अदर फॉर्म में भी देख सकते हैं, आप इसको अदर फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए एक वेव जो है यहां से आई है, ऐसे यहां से आई है, इस तरह से आई है, तो इसकी इक्वेशन आप चाहे तो इस तरह से मान सकते हैं, या फिर अगर ऐसा कर लें कि एक स्टूडेंट को यहाँ पर मान लें, एक आदमी है वो अपने हाथ से इस तरीके से कर रहा है अप एंड डाउन, तो इधर जाने वाली वेव को मान लें कुछ भी, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलिए उसी को देख लेते हैं। यहाँ से ये दीवार से एक रस्सी को बांध के, ये रस्सी थी, इसको बांध के एक आदमी यहाँ पर एक आदमी बैठा है और वो इस रस्सी को ऊपर नीचे कर रहा है। ऊपर नीचे का मतलब इस तरीके से कर रहा है। तो अब किसी भी समय पर ये अप एंड डाउन जब करेगा तो एक वेव यहाँ से ट्रेवल करेगी इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव ट्रेवल करके यहाँ पहुँची है, इसकी इक्वेशन आप मान सकते हैं। सपोज करिए इसकी इक्वेशन बनी है जो आप देख रहे हैं, राइट डायरेक्शन में y इज इक्वल टू a माइनस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये माइनस में चल रही है, नीचे राइट साइड में एम्पलीट्यूड है इसका के एक्स प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है, और यही रिफ्लेक्ट करके जब बनेगी इस तरीके से और इधर जाएगी तब इसकी वेव की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगी साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी आपको पता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई टू। तो कहने का मतलब है अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें एम्पलीट्यूड टर्म कोसाइन में आ जाएगी और जो वाइब्रेशनल टर्म है वो साइन में आ जाएगी। यानी आप क्या कर सकते हैं इसमें, साइन सी माइनस साइन डी जब दोनों को जोड़ेंगे आप इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आपको पता है जब दोनों को ऐड करेंगे तो के एक्स की टर्म आपकी कॉस में आएगी, तो जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स एंड साइन ओमेगा टी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड टर्म आपकी कोसाइन में आ गई है, वाइब्रेशनल टर्म आपकी साइन में आ गई है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कि स्टैंडिंग वेव कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर प्लस माइनस आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मेजरमेंट शुरू किया है। और इस जगह आपको साइन या कोसाइन देखना है और टर्म के एक्स की देखनी है, और इस जगह आपको साइन या कोसाइन देखना है, टर्म जो है आपकी ओमेगा टी की देखनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके से यहाँ पर आप भर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 साइनोसॉइडल इक्वेशन है, एक साइन में आती है और एक कोसाइन में आती है। तो यहाँ पर आप इस वाली जगह को साइन और कोसाइन से भर सकते हैं, इस वाली जगह को साइन या कोसाइन से भर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन या कोसाइन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी साइन या कोसाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉस है तो यहाँ पे कॉस करिए, कॉस के एक्स, यहाँ पर साइन कर दीजिए या फिर कॉस कर दीजिए, कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर कर दीजिए आप कॉस के एक्स, यहाँ पे कर दीजिए आप कॉस ओमेगा टी, यहाँ माइनस कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप साइन के एक्स कर दीजिए, यहाँ पर साइन ओमेगा टी कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितनी सारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनेगी और सारी स्टैंडिंग वेव होंगी। तो आपको खास बातें जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एम्पलीट्यूड इन स्टैंडिंग वेव is not constant and it lie between 0 to 2a। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, लैम्डा एंड नोड टू नोड की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी लैम्डा बाई 2 लेनी है। एंटी नोड टू नोड की डिस्टेंस वो लैम्डा बाई 4 लेनी है। एंटी नोड टू एंटी नोड की डिस्टेंस आपको लेनी है कितनी, वो भी लैम्डा बाई 2 लेनी है। और ध्यान रखना है कि ये ट्रैवल नहीं करती, ये स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान रखिए, एनर्जी ट्रांसफर की बात मैं कह रहा हूं कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन इनके अंदर एनर्जी होती है। वही आप कह सकते हैं कि आपके पास पैसा है लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जी है इनके पास लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। आप वैसे भी सोच सकते हैं कि एक वेव आपकी लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही थी तो एनर्जी लेफ़्ट डायरेक्शन में लेके जा रही थी, दूसरी राइट डायरेक्शन में जा रही थी तो राइट डायरेक्शन में लेके जा रही होगी, तो नेट एनर्जी का फ्लो क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस तरह से ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता, लेकिन एनर्जी होती है। चौथी आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है उसमें कि किसी समय पे अगर आप देखें तो नोड 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 और नोड अगर बना लें आप, तो इसके बीच के पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो इधर के पार्टिकल जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। ये एक साथ नीचे आते हैं, सारे के सारे सेम फेज में रहते हैं, ये सारे के सारे सेम फेज में रहते हैं। यहाँ के पार्टिकल आप कह सकते हैं सेम फेज में रहते हैं, ये सेम फेज। और यहाँ के पार्टिकल जो होते हैं, जो यानी दूसरे लूप जो आप देख रही हैं, यानी एक जो क्रिस्ट आप देख रहे हैं वो, और एक आप जो ट्रफ देख रहे हैं वो सेम फेज में रहते हैं, सेम फेज में। यानी एक ही बार एक्सट्रीम पे आएंगे सारे के सारे पार्टिकल और वहां से वापस चले जाएंगे। ट्रैवलिंग वेव में क्या था, उनके फेज अलग अलग होते थे। एक पार्टिकल ऊपर है तो दूसरा ऊपर आ रहा है तो तीसरा सेंटर पे है, इस तरीके से रहता था। लेकिन यहाँ पर
ऊपर जो क्रिस्ट बन रहा है, क्रिस्ट के सारे जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में है, ट्रफ के सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, लेकिन क्रिस्ट और ट्रफ के जो पार्टिकल हैं वो आपस में पाई के फेज चेंज पे हैं। यानी क्रिस्ट और ट्रफ आर आउट ऑफ फेज, यानी और पाई फेज डिफरेंस। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है स्टैंडिंग वेव के बारे में कि स्टैंडिंग वेव किस तरह से बनती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव जो हमारे पास इक्वेशन आ गई तो इसमें फंडामेंटल क्या है, इसमें किस किस टाइप के मोड होते हैं, क्या क्या उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, और सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, और सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट और स्टैंडिंग वेव पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।